हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ऑर्डिनल एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अब ये टॉपिक क्या होता है, तो हम लोग बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हमने लास्ट वीडियो तक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, तो अब होता क्या है, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर में दो थ्योरीज काम करती है, एक होती है कार्डिनल और दूसरी होती है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसकी वांट है, उसको हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी में, यानी कि हम लोग उसको वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं, जिसको लाए थे एल्फ्रेड मार्शल। लेकिन बाद में हिक्स आते हैं और उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये प्रेफरेंस के बेस पे हम इसको मेजर नहीं कर सकते। अब टेक्निकली आप लोग सोच के देखो, अगर हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर मैं कोई भी चीज खरीद के उसका मजा लिया, जैसे मान लो मैं कहीं घूमने गया, मुझे बहुत मजा आया, कितना मजा आया, तो वो तो अनकाउंटेबल चीज हो गई ना। तो वो अनकाउंटेबल चीज हो गई। पहले क्या था कि कार्डिनल में बोला कि उन चीजों को मेजर किया जा सकता है, तो जब मेजर नहीं किया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल एनालिसिस क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व, उसी में आता है ये इंडिफरेंस कर्व हमारा, ठीक है ना। और ये इंडिफरेंस कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको तो मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को। तो अब ऑर्डिनल में क्या होता है, तो प्रेफरेंस मेजर होता है। तो अब प्रेफरेंस कैसे मेजर होगा, तो उसका ये तरीका है कि यहाँ पे हम बंडल्स ऑफ गुड्स लेते हैं। तो जैसे पहले क्या था कि कार्डिनल में हम सिर्फ एक सिंगल गुड्स को लिया और उससे हम लोगों ने मेजर किया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम दो गुड्स के बंडल्स को लेंगे और दो गुड्स के बंडल्स को लेके एडजस्ट करके जो दो बेस्ट सेटिस्फेक्शन देंगे कि ये दो गुड्स से हमें बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर उसकी यूनिट बढ़ाएंगे और फिर उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उससे हम लोग मेजर करेंगे। तो मतलब हम प्रेफरेंस दे देंगे। प्रेफरेंस देने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सबसे, यहाँ पे क्या होता है, बंडल्स ऑफ गुड्स जो होते हैं ना, उसको प्रेफरेंस दे दिया जाता है कि इसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसको और नीचे रखा जाता है, उसको और नीचे रखा जाता है। और जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, जैसे ये बन रहा है हमारा, तो फिर ऐसे मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बनते चले जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस कर्व। अभी इसको मैं समझाऊंगा कैसे होगा, तो ये इसको ड्रॉ करके छोड़ देता हूं, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में भी सारी चीजें। इंडिफरेंस कर्व में देखो, जो बंडल ऑफ गुड्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझ, तो बंडल ऑफ गुड्स होते क्या हैं। तो देखो अब होता क्या है, जैसे कि मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, हमारी इकोनॉमिक्स क्या कहती है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमें सारी चीजों को फुलफिल करना है एफिशिएंट मैनर में, यही इकोनॉमिक्स कहती है। तो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग चीजें पढ़ते हैं ना, तो देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप ही लोगों के कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे प्रीशियस रिसोर्स क्या है, वो है आप लोगों का टाइम। अब टाइम आपके लिए एक रिसोर्स है जो आपको यूटिलाइज करना है सही डायरेक्शन में। तो आप लोगों की अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो कि देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेड टाइम पीरियड विच वी हैव टू यूज इन अ एफिशिएंट मैनर, मतलब अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज करके हमें अपना यूपीएससी एग्जाम निकालना है या और कोई एग्जाम निकालना है ना। तो अब टाइम हमारा लिमिटेड है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास दिन में 8 घंटे होते हैं पढ़ाई करने के, हाइपोथेटिकल है, लोग ज्यादा भी पढ़ते हैं कुछ कम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 8 घंटे ले लेते हैं। 8 घंटा हमारा हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल है कि 8 घंटे हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं पर डे। अब 8 घंटे के दो दो घंटे के 4 स्लॉट बना दो, ठीक है, यानी कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, ऐसे 8 घंटे पूरे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो दो घंटे के 3 स्लॉट बनाएंगे, जिसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और लास्ट का जो 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट बचा, उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है हमें। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है ना कि देखो, पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, फिर आंसर राइटिंग भी है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि देखो, हम लोग क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो आज 3 सब्जेक्ट्स रख लेते हैं 2-2 घंटे के स्लॉट के, फिर कल 3 सब्जेक्ट्स रख लेंगे और उसमें आंसर राइटिंग चलती रहेगी। तो बंडल, अगर हम इसी कंसेप्ट को अगर हम थोड़ा सा लेके चले, एक बार इसको अलग से समझ लें, तो मान लो हमारे 2 घंटा 2 घंटा प्लस 6 घंटा हम लोग किस में दे रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाई में दे रहे हैं, और 2 घंटा हम किस में दे रहे हैं, आंसर राइटिंग में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बंडल ऑफ सेट बन गया हमारा, कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लो भाई आज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक काम करेंगे, हम इसको 5 घंटा कर देंगे और इसको हम 3 घंटा कर देंगे, यानी हम इसको टाइम बढ़ा दिया ना, तो जो यहां से टाइम निकला वो यहाँ एडजस्ट हो गया, टाइम तो हमारा 8 घंटा ही रहेगा,
अब क्या हो रहा है कि भाई अब हमें थोड़ा पढ़ाई भी ज्यादा करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 घंटा करके इसको 1 घंटा कर देंगे, 8 घंटा। तो इस तरीके से हमारे सेट बनते चले जाएंगे हमारे टाइम पीरियड के 8-8 घंटे के। तो इससे क्या होगा, फिर हमारा एक इंडिफरेंस कर्व निकल कर आ जाएगा जो हमारा सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। तो क्या हुआ, हमने इतने घंटे पढ़ाई करके हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो जो 8 घंटा हमें यहाँ पढ़ाई करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही इसी टाइम स्लॉट में हम पढ़ाई करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कारण क्या है उसका, क्योंकि भाई हम जितना पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं 8 घंटा, तो यहाँ भी दे रहे हैं 8 घंटा, यहाँ भी दे रहे हैं, काम हमारा पूरा हो रहा है। तो हमने इस चीज से क्या सीखा कि इकोनॉमिक्स में अगर चीज लिमिटेड है तो हम उसी में हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करके अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व के कंटेक्स्ट में। तो अगर हम समझें अब थोड़ा सा, ये थ्योरी मैं लास्ट में बताऊंगा, फिर आप लोग इसमें आ जाएंगे। तो देखो अब हम इस कर्व को अगर हम समझे, तो देखो यहाँ मैंने ना 2 इसलिए दिए हुए हैं इसको समझने के लिए ताकि मल्टीपल कर्व है। तो देखो इसको कुछ भी मान लो कि अगर एक कंज्यूमर है उसको एक्स गुड और वाई गुड, 2 गुड का चार्ट बन गया एक्स और वाई का, तो 1 और 12 का एक सेट बन गया, 2 और 8 का एक सेट, 3 और 5 का। तो ये जो जितने भी बंडल्स बन रहे हैं ना हमारे, ये जितने भी बंडल्स ऑफ सेट बन रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमारे हर एक बंडल ऑफ गुड्स के सेट में। ठीक है ना। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो 1 12, तो ये 1 और 12 थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा देख लो आप, 2 8, फिर 2 8 इस तरीके से, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है भाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है 12 8 5 3 2, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हो गया। ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब बात करेंगे प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस कैसे देंगे। तो अब एक बात देखो, यहाँ 1 और 12, तो टोटल कितना होता है इसका 13, और यहाँ 14 और ये मतलब ये अलग बंडल है, एक और बंडल निकल कर आता है, तो 14 और 2 कितना हुआ 16। तो ये तो इससे ज्यादा हुआ ना, यहाँ पे 14 है, यहाँ कितना हो गया टोटल, ये हो गया 16, तो उससे मैक्सिमम हो गया। तो इसका जो अगर मान लो अगर हम लोग ग्राफ बना लग जाए 2 12 2 14 सॉरी, ये यहाँ पे बनेगा, फिर 3 10 यहाँ पे बनेगा, फिर 4 7 यहाँ पे बनेगा, 5 5, तो 5 और 5 यहाँ पे बनेगा, और फिर 6 4, तो 6 और 4 यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या होगा, ये एक नेट इंडिफरेंस कर्व आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, और हर एक की क्वांटिटी ज्यादा है, देखो 8 + 2 10, 10 + 3 13। तो ये इससे क्या हो रहा है, यूनिट बढ़ रही है, तो मतलब सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है कंज्यूमर का। ठीक है ना। तो जब सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो इंडिफरेंस कर्व भी बढ़ जाएगा। तो ये जितना इंडिफरेंस कर्व बढ़ता चला जाएगा, यूनिट बढ़ती चली जाएगी, उतने ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व मूव फॉरवर्ड टू द राइट डायरेक्शन, तो अप एंड अपवर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, और इसी प्रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। यानी कि कंज्यूमर को पता चल रहा है ना कि इस यूनिट पे जब हम लोग ले रहे हैं और फिर जब हम इस यूनिट पे ले रहे हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है हर एक यूनिट पे, तो इसी प्रेफरेंस को, तो प्रेफरेंस वो किसको देगा, कौन से वाले बंडल को देगा। यानी कि हम ये हमारा यूटिलिटी, ये सॉरी इंडिफरेंस कर्व है ना, IC1 IC2 IC3 IC4 IC5, तो वो किसको प्रेफरेंस देगा। ठीक है ना। तो इसी प्रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं, और इसके कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। मतलब इंडिफरेंट हो गया ना, वो बदलता जा रहा है, मतलब ये तो एक सेट हो गया, इसमें एक इंडिफरेंट है, फिर अलग कर्व आया, फिर अलग कर्व आया। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब आते हैं हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट में। मैंने इसको इसलिए पहले डिफाइन कर दिया था, अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। सो व्हाट इज इट, इट इज अ बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हो रहा है ना हर एक आईसी कर्व का। ठीक है, अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो। उसके बाद आता है नो मेजरमेंट एंड सो कंपेयरिंग सेटिस्फेक्शन हाई और लो। तो मैंने आपको बताया ना कि मेजरमेंट तो इसमें होना नहीं है, क्योंकि वो किस में होता है, कार्डिनल में होता है। ऑर्डिनल में प्रेफरेंस देखे जाते हैं, कंपैरिजन देखा जाता है। तो मल्टीपल आईसी कर्व्स का हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और समझने वाली है कि ऐसे तो सर आप बढ़ाते चले जाओगे, तो क्या ऐसे फिर आईसी कर्व कितना बढ़ता चला जाएगा। तो इसका यहाँ पे जवाब होगा, इसमें फिर एक आएगी बजट लाइन। अब होता क्या है ना कि देखो, इंसान की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग इंसान खर्च करता है। अगर इंसान की इनकम 100 रुपए है, तो क्या वो 101 102 110 रुपए खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसकी जो एक फिक्स्ड इनकम होती है, अगर मान लो किसी इंसान की इनकम 1 लाख रुपए है प्रति महीना, और उसको उसमें फिर रेंट भी देना है, बाकी चीजें भी देनी है, तो जो गुड्स का खर्चा है वो 75,000 रुपए है। तो 75,000 से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता ना। तो फिर क्या होता है, बजट लाइन बन जाती है इस तरीके से, और उसी के ऊपर लाई कर जाता है हमारा आईसी कर्व फाइंड हो जाता है उस कंज्यूमर का। ठीक है ना। तो आईसी कर्व हमारा वहीं पे लाई करेगा जहां पे हमारा मतलब हमारी इनकम हमें लाई करेगी कि हम लोग इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं।
ठीक है ना। फिर आता है हमारा स्केल ऑफ प्रेफरेंस। तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया कि उतना ज्यादा हम इसको प्रेफरेंस देंगे कर्व का जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाएगा, लेकिन कंज्यूमर की इनकम भी वेरी करेगी। फिर आता है हमारा, अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम सिंपल समझें तो व्हाट इज इट, इट इज एज अ शेड्यूल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हर एक टू कमोडिटी के सेम लेवल, ये मतलब जितना भी जो पूरा का पूरा सेट है ना, ये सारे के सारे सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, जो हमारा तैयारी करने वाला मैंने सेट बताया था कि आज 4 घंटा प्लस 2 घंटा फिर 7 घंटा और 1 घंटे का सेट बनाए थे। तो सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, हमारे 8 घंटे तो कवर ही हो रही है ना, हमारा टाइम तो पूरा यूटिलाइज हो रहा है, उसी को हम सेटिस्फेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो वही चीज है कि इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो इसलिए आईसी कर्व बन रहा है। और फिर जब हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, अब 8 घंटे की जगह हम 10 घंटे कर रहे हैं, तो हमारा आईसी कर्व भी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। यूनिट बढ़ गई ना, तो हमारा आईसी कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, सो इट इज यूज्ड इन द बेस्ट प्राइसिंग प्लान, यानी कि प्रोडक्ट के जो प्राइसिंग प्लान होते हैं ना कंज्यूमर के, इस आईसी कर्व से हम लोग जो प्रोड्यूसर होता है वो यूज करता है किस तरीके से प्रोडक्ट का दाम सेट किया जाता है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल तो क्या ही है, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर हम क्या है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आता है हमारा, ये हो गया बेस्ट प्राइसिंग प्लान। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि याद करो, मैंने अपनी एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था जब कार्डिनल के बारे में, तो मैंने आपको एक इस तरह से ग्राफ बना के दिखाया था कि मतलब ये इस तरीके से थोड़ा कि ये वेल्थ होती है हमारी, सॉरी मैं थोड़ा गलत बना दिया, वो दोबारा से बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह से बनाया था कि ये एक अमीर का ग्राफ हो गया, मतलब ये उसकी इनकम हो गई, ये गरीब की इनकम हो गई, और इस तरीके से मैंने कर्व बनाया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां से थोड़ा टैक्स लेके इनकम कम करके यहाँ पे अमीर गरीब का टैक्स बढ़ा देते हैं। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि थोड़ा इधर से एडजस्ट करके थोड़ा इधर कर दिया, तो उससे बंडल ऑफ सेट बना दिया जाता है, जिससे हम लोग वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। जैसे कोई भी सरकार होती है जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करती है गरीबों में या वेलफेयर के काम के लिए। ठीक है ना। उसके बाद आता है फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस का मतलब हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है कि एक की जगह दूसरा यूज कर लिया, इसकी जगह ये यूज कर लिया। जैसे टाइम है, वो भी तो क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं कि आज का आंसर राइटिंग या आज की टेस्ट सीरीज का जो टाइम पीरियड है वो मैंने पढ़ाई में यूटिलाइज कर लिया, या आज का टाइम पीरियड मैंने अपना बाकी कामों में निकाल लिया। ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक चीज की जगह हम दूसरी चीज को इस्तेमाल कर लेना। जैसे आज मुझे चाय पीने को नहीं मिली तो कॉफी मिल गई पीने को, तो मैंने आज कॉफी पी के काम चला लिया। ठीक है ना, इस तरीके से। या आज मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली मुझे पीने को, तो आज मैंने जूस पी के काम चला लिया। आज मुझे पानी नहीं मिला तो मैंने नारियल पानी पी के, तो दिस इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाना, एक की जगह दूसरा ऑल्टरनेट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन वाला ही काम हो रहा है इसमें इंडिफरेंस कर्व में। तो इंडिफरेंस कर्व इसको इसीलिए कहते हैं कि इंडिफरेंट हो जाता है कंज्यूमर हर अलग अलग लेवल पे। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने टेक्निकली ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें ही बताई है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं अभी तक तो देखो मैंने आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से बताई इकोनॉमिक्स में कि हर एक चीज का क्या इस्तेमाल है। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे, ये एक एक करके हम लोग कर्व्स पढ़े। तो हमने पहला पढ़ा कार्डिनल, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम लोग मेजर करते हैं सेटिस्फेक्शन को, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना। तो यही दो कंसेप्ट होंगे जिनको आगे चल के हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे और चीजों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो ये था मेरा टॉपिक किसके बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अब अगली वीडियो से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगली वीडियो से हम लोग क्या शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अभी मैंने शुरुआत नहीं करी है क्योंकि थोड़ी टफ भी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैंने सोचा पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करूं फिर मैथमेटिकल पे आ जाऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी अगर यूपीएससी कंटेक्स्ट में बात करूं या फिर नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि मैथमेटिकल पार्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।